प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता कभी नहीं निकल सकता और बातचीत के बिना शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने यूक्रेन के युद्ध को लेकर कही है। आपको याद होगा जब वो पिछली बार मिले थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं है। यानी पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध का विरोध करते आ रहे हैं और उन्होंने इस बार भी राष्ट्रपति पुतिन से यही कहा कि युद्ध का रास्ता ठीक नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि रशिया की सेना ने यूक्रेन में बच्चों के जिस अस्पताल पर हमला किया वो हमला दुखद है और कोई भी देश जो इंसानियत में यकीन रखता है उसे ऐसे हमलों से पीड़ा होगी और भारत भी आज इस पीड़ा को महसूस कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस हमले में 4 बच्चों समेत 40 लोग मारे गए और यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के रशिया पहुंचने से ठीक पहले यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया की सेना ने किया था और इस हमले को लेकर पूरी दुनिया राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना कर रही है। बड़ी बात यह थी कि पूरी दुनिया राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना कर रही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी उनके ठीक सामने बैठकर अपनी मन की यह बात उन्हें कह पाएंगे या नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सच को सच कहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के ठीक सामने बैठकर न सिर्फ इस हमले पर दुख जताया बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पर भी रशिया को यह सलाह दी कि वो युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता निकाल नहीं पाएगा। और उन्होंने इसी साल मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले को भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सितंबर 2022 में भी एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से यही कहा था कि ये युद्ध जो ये युग है ये युद्ध का नहीं है। और आज भी वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर उन्हें यही कह रहे हैं कि रशिया को युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस शिद्दत से यूक्रेन के साथ युद्ध का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, यूएई, मालदीव्स, भूटान, इजिप्ट और फ्रांस समेत दुनिया के कम से कम 10 देश प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहले ही दे चुके हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को कितना सम्मान दे रही है। और जब कोई देश किसी दूसरे देश के नेता को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो देश उस राष्ट्राध्यक्ष के काम को और दुनिया के विकास में उसके योगदान को उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण मान रहा होता है। जैसे रशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान दिया है उसे बहुत पवित्र माना जाता है। इन तस्वीरों की भी बड़ी चर्चा हो रही है जिनमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक एग्जीबिशन में एक परमाणु पनडुब्बी दिखाई। दुनिया में इस समय जिन 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं उनमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, जबकि भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर है। बड़ी बात यह है कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है और आज भी रशिया और भारत के बीच यह चर्चा हुई है कि रशिया भारत में 6 और नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा सकता है और इस बात की पश्चिमी देशों के मीडिया में भी बहुत चर्चा हो रही है। हालांकि आज सबसे महत्वपूर्ण है चीन की प्रतिक्रिया। यह बड़ी दिलचस्प बात है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक नए लेख में प्रधानमंत्री मोदी के रशिया दौरे को अभूतपूर्व बताया है और कहा है कि पश्चिमी देशों को प्रधानमंत्री मोदी का रशिया दौरा संदेह की नजरों से नहीं देखना चाहिए। और इसमें यह भी लिखा है कि पश्चिमी देश ऐसा सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया इसलिए गए क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रशिया चीन के और करीब ना जाए, लेकिन पश्चिमी देशों की यह सोच गलत है। चीन के इसी अखबार में यह भी लिखा है कि चीन भारत और रशिया के मजबूत होते संबंधों को अपने लिए खतरा नहीं मानता और पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत, रशिया और चीन के संबंधों में तनाव पैदा हो और ये तीनों देश आपस में लड़ते रहें। लेकिन पश्चिमी देश इसमें कभी सफल नहीं होंगे और चीन हमेशा भारत और रशिया के रिश्तों का पूरा सम्मान करेगा। आज आपको इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच पक्की दोस्ती आपको नजर आएगी और दोनों नेताओं को दुनिया बेस्ट फ्रेंड्स की संज्ञा आज दे रही है। कल यानी 8 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए मॉस्को में
अपने प्राइवेट हाउस में एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी उनके घर पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें कहा कि मेरे परम मित्र, आपको यहां देखकर बहुत खुशी हुई और आपका मेरे घर में स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को जिस कार्ट से मुख्य भवन में आज जाना था, उस कार्ट को आज राष्ट्रपति पुतिन स्वयं ड्राइव कर रहे थे, स्वयं चला रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी इस कार्ट में, छोटी सी कार्ट है जिसमें वो उनके साथ बैठे थे, और इस कार्ट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पैदल चलते हुए एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। और इन तस्वीरों की भी आज पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है। खूबसूरत सुंदर तस्वीरें हैं जिसमें आपको इन दोनों के रिश्ते के बारे में, इनकी केमिस्ट्री आपस में कैसी है, उसके बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जिस गाने के बारे में जिक्र कर रहे थे, एक जमाने में मशहूर अभिनेता राज कपूर रशिया में बहुत लोकप्रिय थे। और वर्ष 1951 में राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था श्री 420। और इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था जिसके बोल थे, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और उसी गाने का प्रधानमंत्री मोदी आज जिक्र कर रहे थे, क्योंकि यह गाना रशिया में भी बहुत लोकप्रिय हुआ, भारत में भी बड़ा लोकप्रिय हुआ। आपने भी सुना होगा। राज कपूर का जब युग समाप्त हुआ, उसके बाद अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती रशिया में भारत के सबसे लोकप्रिय कलाकार बन गए। और वर्ष 1982 में मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डिस्को डांसर। और यह फिल्म रशिया में भी सुपरहिट रही थी। और इस फिल्म के जो गाने थे वो रशिया में बच्चा बच्चा गुनगुनाने लगा था, गाने लगा था। उसके बाद आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अजूबा। और अजूबा भी रशिया और भारत का एक को प्रोडक्शन थी, जिसमें रशिया के कलाकार भी थे और भारत के कलाकार भी थे। इसमें भारत में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे, और यह फिल्म भी शशि कपूर ने प्रोड्यूस की थी। उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया था। और ये रशिया और भारत का एक जॉइंट वेंचर था। और आजकल रशिया में शाहरुख खान काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और आजकल लोग उनकी बात कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के चुनावों में इस बार बहुत समानता आपको देखने को मिलेगी। और फ्रांस के चुनाव से भारत क्या सीख सकता है और भारत के लोग क्या सीख सकते हैं, इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिएगा। ये खबर फ्रांस के बारे में नहीं है, ये भारत के बारे में भी है। जिस तरह भारत के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाया था, ठीक वैसा ही इस बार फ्रांस में हुआ है। फ्रांस में नेशनल रैली नाम की एक फार राइट पार्टी है, यानी एक राइट विंग पार्टी है, जिसे हिंदी भाषा में हम दक्षिणपंथी पार्टी कहते हैं, धुर दक्षिणपंथी पार्टी, जो बहुत ही हार्डलाइनर है। यह पार्टी फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों के पहले राउंड की सबसे बड़ी पार्टी थी। और हर किसी को यह लग रहा था कि यह पार्टी वहां 400 पार जाएगी, यानी यह पार्टी 400 सीटें इस बार जीत जाएगी। लेकिन जैसे भारत में विपक्षी दलों ने और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को 400 पार नहीं जाने दिया और 400 की जगह 250 से पहले ही रोक दिया, ठीक वैसा ही फ्रांस में विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने भी करके दिखा दिया। फ्रांस में वहां की जो नेशनल असेंबली है, यानी वहां की जो संसद है, वहां पर कुल 577 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा 182 सीटें वामपंथी, अति वामपंथी और सोशलिस्ट पार्टियों के गठबंधन ने जीती है। जबकि बहुमत साबित करने के लिए वहां पर 289 सीटों की जरूरत होती है। और इस गठबंधन का नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट। और यह गठबंधन एक महीना पहले ही फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी को चुनाव में हराने के लिए बना है। तो यह आप यहां देख सकते हैं नंबर गेम। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 168 सीटें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के गठबंधन ने जीती हैं, जिसका नाम है एनसेंबल एंड होराइजन्स अलायंस। राष्ट्रपति मैक्रों ने भी नेशनल रैली पार्टी को हराने के लिए लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन का सहयोग किया। और इसी का कारण है कि जो नेशनल रैली अपने दम पर बहुमत लाने और गठबंधन के 400 पार सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वो पार्टी चुनाव में हार गई। और नेशनल रैली का गठबंधन चुनावों में तीसरे स्थान पर रहा है, यानी राइट विंग पार्टी है। ठीक वैसे ही नेशनल रैली फ्रांस की सबसे बड़ी राइट विंग पार्टी है। और इस पार्टी को विपक्षी दलों के गठबंधन ने ठीक वैसे ही चुनाव हराया या चुनाव में रोक दिया, जैसे भारत में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया।
भारत में विपक्षी दलों के गठबंधन ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यह नैरेटिव बनाया कि अगर बीजेपी जीत गई तो वो संविधान को खत्म कर देगी, और इसी तरह का डर फ्रांस के भी इन विपक्षी दलों ने वहां के वोटर्स के मन में बैठाया। लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों ने मिलकर यह माहौल बना दिया कि अगर एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में आ गई तो देश में हालात खराब हो जाएंगे और फ्रांस में संविधान का कोई महत्व नहीं बचेगा, और इसी डर के कारण विपक्षी दलों का गठबंधन नेशनल रैली पार्टी की हार का कारण बन गया। इसके अलावा फ्रांस में लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के गठबंधन ने दूसरे राउंड में 130 और इमैनुअल मैक्रों के गठबंधन ने 80 उम्मीदवार चुनाव से ठीक पहले बदल दिए, और वो इसलिए ताकि नेशनल रैली पार्टी चुनाव में हार जाए, और बाद में ठीक वैसा ही हुआ और विपक्षी दलों के गठबंधन ने किसी भी पार्टी को बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। यानी फ्रांस में हंग पार्लियामेंट है और किसी भी पार्टी को या गठबंधन को वहां पर बहुमत नहीं मिला है। फ्रांस की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख है, जिनमें मुसलमानों की आबादी 9% है, यानी वहां पर 60 लाख मुसलमान हैं, और इन मुस्लिम वोटों के कारण भी नेशनल रैली पार्टी चुनाव में हार गई। यह पार्टी फ्रांस में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने का विरोध करती रही है, मस्जिदों के संचालन में सरकार के दखल की मांग करती रही है, मस्जिदों में जाने वाले लोगों की निगरानी के लिए कहती है, और फिलिस्तीन के मामले में कट्टरपंथियों का विरोध करती है। और यही वजह है कि इस पार्टी के खिलाफ लेफ्ट और सोशलिस्ट पार्टियों के पक्ष में फ्रांस के सारे मुसलमान एकजुट हो गए और फिर यह पार्टी चुनाव हार गई। हमारे देश में अटेंडेंस को लेकर हमेशा से ही सरकारी दफ्तरों में इतना विवाद क्यों होता है, और सरकारी कर्मचारियों में अटेंडेंस को लेकर इतनी बेईमानी क्यों होती है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, उन सभी स्कूलों में अब से सरकारी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी। ऑनलाइन अटेंडेंस का मतलब यह है कि इन सरकारी टीचर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करना होगा, और वो इस वेब पोर्टल पर तभी ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी लगा पाएंगे जब उनके मोबाइल फोन की लोकेशन उनके स्कूल की होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस ऑनलाइन अटेंडेंस मॉडल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि यह अटेंडेंस तभी लग पाएगी जब टीचर जो है वो अपने स्कूल में खुद मौजूद होगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुल 6,09,000 टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसमें से पहले दिन सिर्फ 2% यानी 16,000 टीचर्स ने ही अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है, सिर्फ 2%। सोचिए, बाकी सब लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस शाहजहांपुर में 10,000, पीलीभीत में 5,899 और संत कबीर नगर जिले में 4,819 सरकारी टीचर्स हैं, वहां एक भी टीचर ने पहले दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई, जबकि जिस बरेली जिले में लगभग 12,000 टीचर्स हैं, वहां सिर्फ एक टीचर ने, और जिस रामपुर में 6,810 टीचर्स हैं, वहां सिर्फ 2 टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। इन तमाम टीचर्स का कहना है कि सरकार के ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय बहुत सुदूर इलाकों में होते हैं, जहां पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं है, और इसलिए ऐसे स्कूलों में समय पर पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना संभव ही नहीं है। कच्चे रास्तों से गुजरना होता है, जंगल से गुजरना होता है, कई बार पानी भरा होता है, बाढ़ आ जाती है, मौसम खराब होता है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, और ये तमाम जो टीचर्स हैं बहुत दूर रहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का सिस्टम लेकर क्यों आए, और इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बेईमानी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी अटेंडेंस लगाने के लिए सेल्फी सिस्टम का पालन होता है, जिसमें टीचर स्कूल पहुंचकर रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाते थे, फिर इसके बाद स्कूल से अपनी एक सेल्फी खींचकर अपने मोबाइल फोन से सरकार द्वारा भेजे गए एक लिंक पर अपलोड करते थे। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इस सेल्फी सिस्टम का दुरुपयोग किया, और पता चला कि कुछ टीचर्स स्कूल सिर्फ सेल्फी खींचकर अटेंडेंस लगाने के लिए ही आते थे, और बाद में बच्चों को बिना पढ़ाए किसी भी समय स्कूल से घर चले जाते थे। और इस फर्जी अटेंडेंस के कारण बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कमजोर हो रही थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यहां बात सिर्फ इस सेल्फी सिस्टम की नहीं, इससे पहले इन्हीं सरकारी स्कूलों में टीचर्स की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुआ, जिसमें मशीन में अंगूठा या अपनी उंगली लगाकर
फिंगरप्रिंट्स के जरिए अटेंडेंस लगाई जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इसमें भी बेईमानी की और उन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स के नकली अंगूठे या उंगलियां बाजार से बनवा ली अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ, और फिर वो बेईमानी से अपनी अटेंडेंस किसी और के जरिए लगवाते रहे, जबकि ये सरकारी टीचर्स स्कूल जाते ही नहीं थे। और यही कारण है कि सरकार को अटेंडेंस के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम लाना पड़ा।